आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर का नाम होगा बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ध्यान रहे, इसके पहले तक हम लोग अपने हिस्ट्री में बहुत सारे नए नए चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग प्रकार का चैप्टर था, उन सारे चैप्टर को डिस्कस करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने हिस्ट्री के सबसे लास्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम रहेगा, बड़ा सिंपल है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया है बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए, उसी तरीके से हम लोग इस लास्ट वाले चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे और इस तरीके से हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग मतलब मकान के बारे में, है ना, पुराने मकान के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, पुराने पेंटिंग्स के बारे में, और पुराने किताबों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि बुक के बारे में भी बात करेंगे। चलो शुरुआत किया जाए। चूंकि हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है द आयरन पिलर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आयरन पिलर। ध्यान से इसको समझते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, आयरन पिलर का मतलब हो गया ऐसा पिलर जो किससे मिलकर बना होगा, लोहा से, यानी कि आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द आयरन पिलर एट मेहरौली। मेहरौली एक जगह है, कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मेहरौली, वहीं पे है आयरन पिलर। ठीक है, अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर क्या आयरन पिलर केवल दिल्ली में ही है, क्या अलग अलग और जगह पे नहीं है? है, लेकिन सबसे पुराना आयरन पिलर और सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आयरन पिलर वो कहाँ पे है, मेहरौली दिल्ली में है। कहने का मतलब आयरन पिलर मतलब ऐसा पिलर जो आयरन का बना हुआ है। तो क्या केवल दिल्ली में ही है? नहीं, अलग अलग जगह पर भी है, लेकिन ये वाला खास क्यों है? इसलिए खास है क्योंकि ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे भारी वाला है, जो कि कहाँ पे है, आज दिल्ली में है। ठीक है, आगे, इट इज 7.2 मीटर हाई। ये 7.2 मीटर हाई है, मतलब इतना ले लंबा है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि कम से कम इसको आप चलो इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, आप 2 मंजिला बिल्डिंग तक समझ सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स, मोटा मोटी उतना ही, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 2 मंजिला बिल्डिंग जो होता है ना, उतना लंबा ये होता है। ठीक है, और 2 मंजिला बिल्डिंग लगभग वही 7-8 मीटर के आसपास होता है, तो उसी के आसपास आप इसको समझ सकते हैं। तो इतना ये लंबा है, मतलब ये इतना बड़ा ये है आयरन पिलर। उसके बाद इट हैज वेज ओवर 3 टन्स। इसका जो वेट है वो लगभग 3 टन के आसपास है। और कौन बताएगा 1 टन में कितना होता है, बताओ? हाँ, 1 टन में 1000 केजी होता है। तो यहाँ पे कितना टन है, 3 टन है। इसका मतलब वो 3000 केजी, मतलब 1 टन में 1000 केजी होता है। तो 3 टन में कितना होगा, 3000 केजी होगा। तो ये जो पिलर है वो 3000 केजी भारी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भारी है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। अगला है, इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो। सोचो, ये आयरन पिलर लगभग आज से 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल पहले, 1500 साल पहले, यानी कि 1500 साल पहले इसको बनाया गया था। बहुत बड़ी बात है ये, जो कि आज भी देखने को मिल जाता है। There is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty। कहने का मतलब क्या हुआ, उस पिलर पे कुछ लिखावट भी है, उस पिलर पे कुछ लिखा हुआ है, और उस पिलर पे जो लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली एक राजा हैं, पुराने जमाने के राजा हैं, चंद्रा नाम था उनका, उनके बारे में ही लिखा हुआ है। तो पहले ध्यान से इसको समझेंगे कि वो जो हमारा आयरन पिलर है, उस आयरन पिलर के ऊपर एक राजा हैं, बहुत पुराने जमाने के राजा थे, उनका नाम था चंद्रा, उनके बारे में ही उस आयरन पिलर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो राजा था वो कहाँ से बिलोंग करता था, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। समझ में आ रही है बात? चलिए, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ऐसा कहा जाता है, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। चलिए, अब इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो उस समय पे बिल्डिंग बनते थे, उस प्रकार के बिल्डिंग में ब्रिक और स्टोन किस प्रकार का होता था, मतलब ईटा और पत्थर किस प्रकार का उसमें इस्तेमाल होता था। जैसे आज के ज़माने में यदि हम लोगों को बिल्डिंग बनाना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, सीमेंट, ईटा, बालू, है ना, गिट्टी,
सरिया वगैरह ये सब लगाते हैं हम लोग आज के ज़माने में यदि बिल्डिंग बनाना हो तो। लेकिन उस समय के बिल्डिंग जो हुआ करते थे उसमें जो ब्रिक इस्तेमाल होते थे, यानी कि जो ईंटें इस्तेमाल होते थे, वो कैसा था और पत्थर किस प्रकार का इस्तेमाल होता था। चलिए ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा स्तूप के बारे में। स्तूपा क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे सबसे पुराने हिंदू टेम्पल्स के बारे में भी। ओके, तो चलिए इसके बारे में भी शुरुआत किया जाए। पहले समझिए कि स्तूपा होता क्या है, ध्यान से समझिए इसके पहले, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। माउंड का मतलब होता है टीला। टीला का मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह कह सकते हैं आप, समझ आ रही है बात। मतलब स्तूपा का मतलब क्या हुआ, टीला, और टीला का मतलब होता है एक तरीके से ऊंचा वाला जगह, कुछ ऊंचा जैसा बना हुआ होगा, मतलब होगा तो एक्चुअली ये बिल्डिंग ही होता है एक तरीके से, लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। हाँ, डोम शेप का, मतलब कि वो गुम्बद शेप का, ठीक है। देयर वेर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपाज, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल। अलग अलग प्रकार के स्तूप उस समय पर बनाए जाते थे, अलग अलग प्रकार के। कुछ गोल बनाए जाते थे, कुछ लंबा बनाए जाते थे, कुछ छोटे बनाए जाते थे, और कुछ बड़े स्तूपा भी बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हेड ऑफ द स्तूपा। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers or things they used, as well as precious stones and coins. This box is known as a relic casket, was covered with earth. ये क्या बात हुआ इतने बड़े पॉइंट में, 4 पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, मतलब 4 पॉइंट ने 4 लाइन लिखा हुआ था। इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं अब, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि जो स्तूपा हुआ करता था, स्तूपा मतलब थोड़ा सा ऊपर का जो गुंबद टाइप का जो शेप होता है, इस स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच, इस स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच एक गड्ढा खोद के उस गड्ढे में एक बॉक्स रखा जाता था, और उस बॉक्स में दांत, हड्डी, राख ये सब रखा जाता था। किसका पता है, बुद्धा का या फिर बुद्धा के फॉलोवर्स का। फॉलोवर्स का मतलब हो गया जो लोग बुद्धा को बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब बुद्ध भगवान जो है उनका जो बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था, उन लोगों का यदि मान लो डेथ हो गया तो उनका दांत, उनका हड्डी, उनका राख ये सब उस बॉक्स में पैक करके, या फिर कई बार तो उसमें ऐसे चीज रखे जाते थे जो कि बहुत ही महंगे होते थे, जैसे महंगा पत्थर हो गया, फिर से सिक्का हो गया, ये सब उस बॉक्स में डाल के उसको स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच गड्ढा खोद के उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक देते थे। हाँ, स्तूपा के अंदर गड्ढा खोद के बॉक्स में सब कुछ भर के उसके नीचे वो दफन कर देते थे, और इस बॉक्स को कहा जाता था रेलिक कास्केट। रेलिक कास्केट का मतलब होता है मतलब रेलिक का मतलब होता है यादगार, ठीक है। और कैस्केट का मतलब होता है जिसमें कि हम लोग डेड बॉडी को रखते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कैस्केट। मतलब कि ऐसा बॉक्स जिसमें क्या रखा जा रहा है, डेड बॉडी के पार्ट को रखा जा रहा है। उनका रीति रिवाज उस समय का हुआ करता था। जैसे आज के ज़माने में क्या है ना, जैसे हम लोग बात करें थे अपने हिंदू परंपरा का, तो कोई भी इंसान यदि डेथ करता है तो हम लोग उनको बहुत रीति रिवाज के साथ उनको जलाते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के नियम फॉलो करने पड़ते हैं हम लोगों को। वो आज के समय में ऐसा है, उस समय में कुछ और रहा था होगा, समझ में आ रही है बात। क्योंकि आज से हम लोग 1500 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो पक्का नियम कानून बहुत अलग रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें आपको यह समझ में आ गया कि स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच जमीन खोद के उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था, और उस बॉक्स में बुद्धा के बहुत बड़े बड़े फॉलोवर, मतलब जो बुद्धा के बहुत बड़े बड़े भक्त हुआ करते थे, उनके मर जाने के बाद उनका हड्डी, उनका राख या फिर उनका दांत वगैरह रखा जाता था, और उनके साथ कुछ महंगे पत्थर या फिर सिक्का ये सब रख देते थे, और उनको ढक के पूरे मिट्टी से उसको ढक देते थे, ठीक है। इस तरीके का नियम पहले होता था।
Later, a layer of mud, brick or baked brick was added on top. Then the dome-like structure was covered with carved stone slabs. मिट्टी से ढक देने के बाद उस बॉक्स को उसके ऊपर ईंटे से बहुत अच्छी तरीके से उसको प्लस्तरा कर दिया जाता था, ठीक है। और प्लस्तरा करने के बाद एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। डोम जैसा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ थोड़ा सा उठा हुआ, समझ में आ रही है बात, गुम्बद टाइप, वैसा करके उसके ऊपर स्टोन से, मतलब कि स्टोन के अलग अलग टुकड़ों से उसको अच्छे तरीके से पैक कर देते थे। समझ में आ रही है बात। तो जहाँ पे आपने स्तूपा, मतलब स्तूपा के बीच में जहाँ पे आपने बॉक्स गाड़ा, उसके ऊपर पहले प्लस्तर अच्छा से करके उसको एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब गुम्बद जैसा स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर फिर से पत्थरों से पूरी तरीके से उसको चिकना के, मतलब पूरा प्लेन करके उसको ढक दिया और डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया स्तूपा के अंदर ही, ठीक है। ऐसा होता था ये सब चीज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था भाई, जरा इसके बारे में भी समझ लो। देखो, अ पथ नॉन एज द प्रदक्षिणा पथ was laid around the stupa. This was surrounded with railings. एक्चुअली होता क्या था ना, जहाँ पे स्तूपा होता था हमारा, मतलब जहाँ पे स्तूपा हमारा होता था उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ होता था। मतलब जहाँ पे स्तूपा है उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ होता था और उस रास्ते को घेर दिया जाता था रेलिंग के थ्रू। रेलिंग के थ्रू मतलब उसके चारों तरफ लोहा का कुछ बना के रेलिंग वगैरह उसको घेर दिया जाता था और उसी रास्ते को हम लोग कहते थे प्रदक्षिणा पथ। याद रहेगा। तो कोई पूछे कि बताओ ये प्रदक्षिणा पथ क्या था, तो आप सिंपल सा बताइएगा कि जहाँ पे स्तूप हमारा होता था, मतलब कि जहाँ पे गुम्बद टाइप स्ट्रक्चर होता था, उसके चारों तरफ रेलिंग करके उस रास्ते को, मतलब उसको घेर दिया जाता था। और रेलिंग करके जब आपने घेरा तो अंदर में एक रास्ता बना कि नहीं बना, स्तूपा के बिल्कुल बगल बगल से एक रास्ता बना कि नहीं, रास्ता बन गया और उसके बगल में आपने क्या घेर दिया है, रेलिंग घेर दिया है। तो उसी रास्ते को हम लोग कहते थे प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। आगे, डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। इसको ना सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम लोग किसी बड़े जगह पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो भगवान के प्रति जब हम लोगों का, मतलब जब हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग मंदिर का चक्कर लगाते हैं। भगवान के प्रति पूजा करने का एक तरीका है, एक सुन रही है बात। बहुत सारे लोग, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार हमारे घर वाले भी करते हैं। जब हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, खास करके बहुत पुराने मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग मंदिर को ही चक्कर लगा देते हैं, मतलब कि मंदिर के चारों तरफ 4-5 बार हम लोग घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करने आए हैं, हमारा दिल साफ है, इस प्रकार से। तो ये चीज़ हम लोग आज भी करते हैं, लोग उस समय पे भी करते थे। तो वो जो रैलिंग बना हुआ होता था, उसी रैलिंग के अंदर स्तूपा का लोग क्या करते थे, चक्कर लगाते थे। चक्कर लगाने का सिंपल सा मतलब है कि लोग अपने भगवान को बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं और उनका पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति अपने मन में एक श्रद्धा है। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें? चलिए, क्या ये वाला परंपरा आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है क्या? मिलता है, आज भी मिलता है, आज भी लोग मंदिर के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे, बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वेयर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रेलिंग को या फिर जो गेट होता था स्तूपा में आने के लिए, मतलब कि स्तूपा के चारों तरफ जो गेट है, सॉरी स्तूपा के चारों तरफ जो रेलिंग होता था या फिर स्तूपा में आने के लिए जो गेट होता था, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था स्कल्पचर से, मतलब मूर्तियों से अच्छे तरीके से इसको सजा दिया जाता था ताकि लोग आए तो देखने में ही बहुत ही सुंदर लगे, ठीक है। आगे, ये ना ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हम लोग आज अपने मंदिरों में देखते हैं। मंदिर में जब आप जाते हो तो क्या मंदिर के गेट पे आपको भगवान जी का फोटो नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है, ताकि मंदिर और अच्छा लगे, सुंदर लगे, एक पॉजिटिव वाइब आए हमारे अंदर, है ना। आगे, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है फिर से, अमरावती। अमरावती क्या है, जरा इसके बारे में भी समझ लो। ये सब हम लोग अपने मन से नहीं पढ़ रहे हैं, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसके लिए ही, इसी के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करोगे ना तो सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा। अमरावती क्या था, देखो, दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। अमरावती कुछ नहीं है, एक्चुअली एक जगह है, ठीक है। और ये वो जगह है जहां पे एकदम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मनमोहक स्तूपा यहाँ पे एक समय पे पाया जाता था, आज से 2000 साल पहले। समझ में आ रही है बात?
यहाँ पे अब ये स्तूपा बिल्कुल उस फॉर्म में नहीं है, अब तो ये बहुत बदल गया है, क्योंकि बहुत बदल गया, कुछ इसका हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, कुछ अभी भी बचा हुआ है। तो आज से 2000 साल पहले का बात हो रहा है, और उस समय का स्तूपा आज भी होना बड़ा मुश्किल बात है ना? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो कुछ हिस्सा इसका आज भी वहां पे देखने को अमरावती में मिल जाता है। तो अमरावती बेसिकली एक जगह है जहां पे बहुत पुराना स्तूपा देखने को हमको एक मिल जाता है, जो कि आज से 2000 साल पहले वहां पे हुआ करता था। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स। हिंदू टेम्पल मतलब कि हिंदू मंदिर, लेकिन पुराने पुराने हिंदू मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटीज सच एज विष्णु, डेटीज का मतलब भगवान है ना, परमेश्वर। डेटीज का मतलब कौन हो गया बताओ? भगवान। तो जैसे भगवान जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा वेर वर्शिप्ड इन दिज टेम्पल्स। हिंदू के अंदर मतलब हिंदू का जो मंदिर है, मंदिर तो बहुत सारे हमारे इंडिया में हिंदुओं का, जो पुराने पुराने मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में पहले ज्यादातर 3-4 देवी देवता का ही पूजा सबसे ज्यादा होता था। हालांकि आज देखा जाए तो हम लोग सभी देवी देवता को पूजते हैं, हम लोग सभी देवी देवता का पूजा करते हैं, उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा है, एक अच्छा भाव है। लेकिन जितने भी हिंदू धर्म में पुराने पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में ज्यादातर हम लोग पहले 3-4 देवी देवता का पूजा बहुत करते थे। जैसे पहला विष्णु, शिवा मतलब कि शिव जी, और दुर्गा जी का, इन सब का पूजा बहुत समय से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा, ठीक है। आगे उसके बाद है एक टर्म यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, गर्भगृह। हाँ, जो भी आप बोल लीजिए, गर्भगृह, GARBHAG, गर्भगृह, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, गर्भगृह, ठीक है। एक बार दो बार आप इसको 1-2 बार प्रोनाउंस करेंगे, समझ में आ जाएगा, गर्भगृह, ठीक है। ये क्या था जरा आप इसके बारे में समझो क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नॉन एज द गर्भगृह। मतलब मंदिरों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता था उस समय पे, उसका रूम होता था। क्योंकि आप पूजा कहाँ पे करते थे? रूम में ही पूजा करेंगे। जैसे सपोज आप मंदिरों में जाते हैं तो जहाँ पे देवी देवता हमारे वहाँ पे जहाँ पे उनको रखा जाता है, तो उनको भी तो एक रूम में ही रखा जाता है ना। जैसे आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप वहाँ पे जाके देखेंगे जहाँ पे हमारे देवी देवता हैं रखे हुए, वो तो एक रूम में ही एक्चुअली, हालांकि वो रूम थोड़ा बड़ा होता है लेकिन है तो रूम ही ना। तो जिस रूम में देवी देवता रखे जाते थे, उन्हीं रूम को क्या कहा गया है यहाँ पे? गर्भगृह, ठीक है। आगे, हियर द इमेज ऑफ द डेटी वॉज प्लेस्ड। इस रूम में ही देवी देवताओं के इमेज को रखा जाता था, मतलब मूर्तियों को रखा जाता था, हाँ, स्पेशल रूम इनके लिए बना रहता था। हियर प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर वर्शिप टू द डेटी। तो जो प्रीस्ट होते थे मंदिर के, मतलब मंदिर के जो पुजारी होते थे, वो पुजारी उसी रूम में पूजा पाठ करते थे। हवन कुंड जो करना होता था उसी रूम में करते थे भगवान के सामने, ठीक है। और हम लोग भक्त, जैसे हम लोग क्या है? भक्त हैं, है ना। तो हम लोग भी जाके पूजा पाठ करना हो, कीर्तन करना हो, भजन करना हो, हम लोग भी सब जाके उसी रूम में करते हैं। क्या ऐसा होता है कि जिस रूम में देवी देवता हैं और 4 रूम बगल हट के हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग जाके उनके सामने ही पूजा करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टावर नॉन एज द शिखरा was built on the top of the गर्भगृह at बिटरगांव to mark sacred place। अच्छा, कभी आप लोग ना ये भी गौर किए होंगे कि अधिकतर मंदिरों के ऊपर ना एक त्रिशूल बना हुआ रहता है ना, त्रिशूल। वो त्रिशूल एक्चुअली होता किस चीज के लिए पता है? ये दिखाने के लिए कि यह जगह क्या है? मंदिर है। जैसे पुराने मंदिर यदि आप देखोगे आज शहरों में या फिर गांवों में, तो मंदिरों के ऊपर ना आपको एक बहुत ही नुकीला जैसा बाहर निकला रहता है। यदि वो नहीं है तो पक्का मंदिरों के ऊपर एक त्रिशूल आपको देखने को मिल जाता है कि नहीं। वो ये दर्शाता है कि ये क्या है? मंदिर है। हालांकि आप बगल में जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि यह मंदिर है, लेकिन कोई आदमी यदि दूर से देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि यह मंदिर है? तो वो चीज़ दिखाने के लिए कि मंदिर यहीं पर है, उसको वहाँ पे लगाया जाता है।
और वो एक तरीके से दिखाता है कि ये जगह जो है ना धार्मिक जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, अ टावर नॉन एज द सिकहरा was built on the top of the Garbagriha at Vittergaon to mark sacred place। मतलब वो जो रूम होता था जिसमें कि देवी देवताओं को रखा जाता था, उस रूम के ऊपर एक बहुत बड़ा टावर बनाया जाता था। टावर मतलब बहुत बड़ा खंबा गाड़ा जाता था, और उसी खंबे को कहा गया है यहाँ पे सिकहरा। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? और विटरगांव जो है एक जगह का नाम है, वहीं पे यह सब चीज देखने को उस समय पे मिलता था हम लोगों को। ठीक है, आगे उसके बाद है मंडप। मंडप क्या होता है जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मोस्ट टेम्पल्स हैड अ स्पेस नॉन एज द मंडप। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। एक्चुअली मंडप ना आप इसको ऐसे समझो जैसे विवाह भवन में भी मंडप होता है, मतलब जहाँ पे शादी ब्याह होता है, मैरिज हॉल, क्या वहाँ पे मंडप नहीं होता है? तो मंडप वो जगह होता है जो कि एक्चुअली हॉल होता है, जहाँ पे सारे लोग आके क्या कर सके, बैठ सके। हाँ, मंदिर में भी होता है मंडप, मतलब मंदिर में एक ऐसा जगह होता है, खाली जगह, जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। यदि पूजा हो रहा है तो उस पूजा को बैठ के आप अटेंड कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मंडप। समझ में आ रही है बात? तो मंडप ये लगभग हर मंदिर में उस समय पर हुआ करता था। और मंडप क्या आज के मंदिरों में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। वो जगह छोटा ही होता है लेकिन होता जरूर है ना, ताकि लोग उसमें आ सके, बैठ सके, भजन कीर्तन कर सके, आरती वारती गा सके, है ना। तो मंडप वो जगह हो गया मंदिर में जहाँ पे लोग आके इकट्ठा हो सकते हैं और अपने कामों को कर सकते हैं। काम मतलब पूजा पाठ करना हो, वहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चल आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वेयर बिल्ड इन महाबलीपुरम एंड ऐहोल। तो बहुत सारे पुराने पुराने मंदिर अलग अलग जगह पर तो भारत में है ही, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे दो और जगह हैं, महाबलीपुरम और ऐहोल। तो ये दो ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे बहुत पुराने पुराने मंदिर और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या इस टॉपिक में आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है? चले, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ वेयर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ट, यानी कि स्तूपा और टेम्पल यानी कि मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू। हम लोग चैप्टर अपना डिस्कस कर रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में। सबसे लास्ट चैप्टर का नाम था बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। मतलब इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ज़्यादातर बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग का बात करें तो हम लोग इसमें मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे। बिल्डिंग मतलब मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे, स्तूप के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों का इस चैप्टर में था पेंटिंग, तो पेंटिंग के बारे में भी बात करेंगे आगे हम लोग। फिर बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज आगे और बढ़ेंगे और फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड। उस समय पर स्तूप और टेम्पल्स यानी कि स्तूप और मंदिर किस प्रकार से बनाए जाते थे, इसी के बारे में हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि देयर वेयर सेवरल स्टेजेज इन बिल्डिंग अ स्तूप और अ टेम्पल। मतलब यदि किसी प्रकार का स्तूप बनाना हो या फिर टेम्पल बनाना हो तो उसमें अलग अलग स्टेज थे। स्टेज का मतलब हुआ अलग अलग चीज़ों को उसमें करना पड़ता था, तब जाकर हमारा मंदिर या फिर स्तूप बनता था। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग कोई घर बनाते हैं अपना, तो क्या एक ही बार में बन जाता है? नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पिलर हम लोग उसमें फिर देते हैं, पिलर के बाद फिर हम लोग उसका ज़मीन नीचे वाला तैयार करते हैं अच्छी तरीके से। तैयार करने के बाद उसका दीवार हम लोग खड़ा करते हैं, दीवार खड़ा करने के बाद फिर हम लोग छत उसका ढालते हैं, है कि नहीं। ये इतना कुछ हो जाने के बाद फिर हम लोग सीमेंट से उसको प्लस्तरा करते हैं, प्लस्तरा करने के बाद फिर वॉल पुट्टी लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको चिकना करके उसके बाद फिर उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है, स्टेज है ना। उसी प्रकार से उस समय पर भी और आज भी यदि हम लोग किसी मंदिर को या फिर स्तूप को बनाते हैं तो अलग अलग स्टेज से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, अचानक नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेज क्या था? देखो, फर्स्ट, गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस। पहला काम ये करना होता था, सबसे पहला काम अच्छे क्वालिटी का पत्थर ढूंढना होता था। ठीक है, अब अच्छे क्वालिटी का पत्थर जहाँ पे मिल गया उसको वहाँ से खोद के उस जगह पर पहुँचाना होता था जहाँ पे आप मंदिर या फिर स्तूप बनाना चाहते हैं। सपोज करिए, जैसे मान लो कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं यहाँ पे,
और अच्छे क्वालिटी का पत्थर पाया गया है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे पहले 100 किलोमीटर दूर जो पत्थर पाए गए हैं वहाँ पे पहले उसको खोदेंगे, फिर उसको गाड़ी पे लोड करके फिर यहाँ पे लेकर आएंगे, फिर उस पत्थर को पॉलिश किया जाएगा, उसके बाद फिर हमारा आगे का काम चालू होगा। तो पहला काम क्या करना होता था, अच्छे क्वालिटी का पत्थर ढूंढना होता था, ढूंढने के बाद उसको खोद के, ज़मीन को खोद के ट्रांसपोर्ट करके फिर वो उसको जगह पर लेकर आना होता था, पहला काम। दूसरा काम, these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings। अब जिस पत्थर को आपने वहां से उठा के लेकर आया है, क्या वैसा ही पत्थर आप लगा दोगे? नहीं, पहले क्या करोगे, उस पत्थर को एक अलग शेप दोगे, कहीं पर नोकीला है तो उसको शार्प करो, मतलब उसको अच्छा से पहले पॉलिश करोगे, तो उसको चिकना करोगे, उसके बाद जाकर आपको पिलर बनाना हो तो पिलर के रूप में ढालोगे, दीवार बनाना है तो दीवार के रूप में ढालोगे, या फिर छत बनाना है तो छत के रूप में ढालोगे। तो कहने का मतलब पहला काम पत्थर को ढूंढना होता था कहाँ पे पाया गया है, उसके बाद फिर उसको खोद के वहाँ जगह पर लाना होता था। जगह पर लाने के बाद दूसरे स्टेज में हम लोग क्या करते थे, उसको अच्छी तरीके से पॉलिश करके उसको अच्छा सा शेप देते थे। अब शेप देने के बाद आपको वो जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ इस्तेमाल कर दो, उसका पिलर बनाना है पिलर बना लो, दीवार बनाना है दीवार बना लो, छत के काम में लगाना है छत के काम में लगा लो, है ना। तो सेकंड स्टेज में क्या था, उसको पॉलिश करना होता था, जो रफ पत्थर होते थे उसको पॉलिश करना होता था, अच्छा सा शेप देना होता था। तीसरे में क्या करते थे, थर्ड, देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन द राइट पोजीशन। अच्छे से उसको शेप कर देने के बाद, अच्छे से उसको पॉलिश कर देने के बाद, उसको अब जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप अच्छे से इस्तेमाल कर लो। इस तरीके से इसमें काम चलता था। तो 3 स्टेज इसमें थे। आगे, किंग्स एंड क्वींस स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्स पर्सन्स हु वर्कड टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। तो जो राजा या फिर रानी इस प्रकार के मंदिर या फिर स्तूप बनवाते थे, वो अपने खजाने से पैसा निकाल के मजदूरों को देते थे। जैसे मान लो, सपोज करो कोई एक राजा है जो कि अपने इलाका में एक मंदिर बनवाना चाहता है, तो वो मंदिर तो खुद बनाएंगे नहीं भाई, वो राजा है, उनका कुछ इज्जत है ना, वो कैसे बनाएंगे? तो वो क्या करेंगे, लेबर को हायर करेंगे। तो जो लेबर उनके लिए वो मंदिर बनाएगा, उस लेबर को पेमेंट भी तो करना होगा ना, पैसा भी देना होगा। तो राजा अपने खजाने से पैसा देते थे उनको, ठीक है, कि भैया ये आपका मजदूरी बनता है, पेमेंट आपका, ये आप पेमेंट रख लो। तो राजा अपने पॉकेट से, मतलब अपने खजाने से पेमेंट लोगों को करता था, और लोग काम करते थे ईमानदारी से राजा के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो भी वर्कर राजा के अंदर में काम करते थे उनको पेमेंट मिलता था, राजा देते थे अपने खजाने से, ठीक है। आगे, when devotees came to visit the temple or the stupa, they brought gifts which were used to decorate the buildings। अब मंदिर बन गया, स्तूप भी बन गया, जो आदमी वहां पे पूजा करने के लिए आते थे अपने साथ वो कुछ गिफ्ट लाते थे, और उस गिफ्ट को मंदिर के दीवालों में, गेटों में सजा दिया जाता था ताकि मंदिर देखने में और सुंदर लगे। समझ में आ रही है बात? जैसे आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हम लोग दान पेटी में कुछ पैसे गिरा देते हैं, ताकि क्या किया जा सके, उस पैसे से कुछ ऐसा सामान खरीदा जा सके जिससे कि मंदिर का शोभा और बढ़े। जैसे हम लोग कभी भी मंदिर में जाते हैं तो क्या दान पेटी में पैसे नहीं गिराते हैं? गिराते हैं। फिर उसी पैसे का पंडित जी क्या करते हैं, कुछ ऐसा सामान खरीदते हैं जिससे मंदिर को और अच्छा दिखाया जा सके। जैसे लाइट खरीदना हो गया, मंदिर को पेंट करना हो गया, भगवान जी का मूर्ति पेंट करना हो गया, है ना। तो आज के ज़माने में डेकोरेशन ऐसे होता है, लेकिन उस समय पे कैसे होता था, लोग अपने साथ गिफ्ट लेकर आते थे। गिफ्ट के रूप में क्या, फूल कोई लेकर आ गया, कोई अच्छा सा भगवान जी के ऊपर चढ़ाने के लिए कपड़ा लेकर आ गया, कोई थाली लेकर आ गया, है ना। इस प्रकार के गिफ्ट लोग लेकर आते रहते थे, और उस गिफ्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता था, मंदिरों को सजाने में, डेकोरेट करने में, ताकि मंदिर और अच्छा दिखे, ठीक है। आगे, ये चीज़ आज भी होता है, लेकिन आज थोड़ा सा तरीका क्या हो चुका है, बदल चुका है। आज हम लोग पैसा डाल देते हैं दान पेटी में, है ना। आगे, उसके बाद यहाँ पे एक हाँ ये तो हो गया, एन एसोसिएशन ऑफ इवोरी वर्कर्स पेड फॉर द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। अब यहाँ पे ना एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, एन एसोसिएशन ऑफ एवोरी वर्कर्स पेड फॉर द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। सांची एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ना इवोरी वर्कर्स थे। इवोरी वर्कर्स का मतलब, हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे भी वर्कर थे जो हाथी के दांत से
अच्छे अच्छे डेकोरेशन का सामान बना देते थे। समझ में आ रही है बात? तो जो हाथी के मतलब हाथी का जो दांत होता है उनसे बहुत अलग अलग चीज़ बनाए जाते हैं और बहुत महंगे महंगे चीज़ बनाए जाते हैं। तो उस समय पर हाथी के दांत से बहुत महंगे महंगे चीज़ बनाए जाते थे ताकि मंदिर का शोभा क्या हो सके और बढ़ाया जा सके। तो उस प्रकार के वर्कर्स को भी पेमेंट मिलता था। समझ में आ रही है बात? तो जो वर्कर्स इतना अच्छा हाथी के दांत से स्ट्रक्चर बना रहा है, एकदम पूरा डिजाइन बना रहा है ताकि उसको गेट पे लगाया जा सके और लोग आए तो देखने में बहुत अच्छा लगे, तो उस प्रकार के वर्कर्स को भी पेमेंट सब कुछ मिलता था। ठीक है, आगे मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वेर ऑल्सो पेड फॉर द डेकोरेशन। कहने का मतलब चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी लोग हो, चाहे गार्लैंड मेकर से, गार्लैंड मेकर का मतलब जो माला वगैरह बनाते हैं वो हो गए, उसी प्रकार से जो परफ्यूम बनाते हैं वो हो गए, स्मिथ का मतलब हो गया लोहार, सोनार, ये सब हो गया। इन सभी लोगों को भी पेमेंट मिलता था। मतलब जो लोग मंदिरों को सजाने में बहुत अच्छा अपना योगदान देते थे उनको राजा के द्वारा पैसा दिया जाता था। जैसे मान लीजिए एक मंदिर है जिसके सजावट में हमेशा 100 लोग काम करते हैं, मंदिर सजा रहे, हमेशा एकदम रौनक वहाँ पे बना रहे, सजा रहे, कोई फूल लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई गंदगी हटा रहा है, तो इस प्रकार के लोगों को भी राजा अपने खजाने से पेमेंट करते थे। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब मंदिरों को साफ सफाई रखने में, मंदिरों को सजाने में उस समय पर कोई कसर नहीं होता था, बहुत भरपूर तरीके से उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाते थे। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है पेंटिंग्स के बारे में। याद करिए इस चैप्टर में हमारा 3 मेन चीज़ है। चैप्टर के हेडिंग को यदि आप देखोगे तो पहला क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का काम पूरा खत्म हो गया, बिल्डिंग के बारे में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ना था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला क्या था बताओ चैप्टर के हेडिंग में, पेंटिंग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पेंटिंग के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो पेंटिंग के बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसीलिए पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पेंटिंग के बारे में भी देख लेते हैं। पेंटिंग जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है एक्चुअली अजंता के बारे में। अजंता है क्या इसी के बारे में पहले बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पेंटिंग का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। हियर सेवरल केव्स वेर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स। अजंता एक्चुअली एक जगह है, ध्यान रखिएगा, हाँ एक गुफा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे गुफाओं में घर देखे गए हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके अंदर गुफा पाए गए हैं अजंता में। समझ आ रही है बात? तो अजंता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अजंता बेसिकली क्या है, जगह है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे गुफा पाए गए हैं और उस समय पर जो है ना गुफा इसलिए पाए जाते थे क्योंकि उस समय के लोग ज़्यादातर गुफाओं में रहते थे, ऋषि मुनि साधु है ना, मॉन्क, हर प्रकार के लोग गुफा में ज़्यादातर रहते थे। ठीक है, आगे मोस्ट ऑफ दीज वेर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ज़्यादातर जो गुफा पाए गए हैं वो ज़्यादातर गुफा पाए गए हैं किसके द्वारा बनाया गया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, मतलब ऐसे लोगों के द्वारा जो बुद्ध भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो लोग गुफाओं में ज़्यादातर रहते थे। समझ आ रही है बात? ये चीज़ उस समय पर होता था। लेकिन क्या आज गुफाओं में रहना हम लोगों के लिए संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो लगभग ना के बराबर लोग रहते हैं, है ना। और पुराने पुराने जितने भी गुफाएं हैं या तो वो बंद हो गए या तो सरकार उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में आप मान लो गुफा में गए और दब गए तो क्या निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो गुफा बहुत पुराना है, कभी भी गिर सकता है, इसीलिए आज सरकार उसको बैन कर दिया है। इसीलिए आप गौर करोगे कि जितने भी पुराने पुराने गुफा हैं उसमें सरकार क्या लगा दिया है, आज बैन लगा दिया है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं भाई, कभी भी गिर सकता है, आपका जान जा सकता है। ठीक है ना, आगे सम ऑफ देम वेयर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। तो कुछ गुफा हैं जिनको कि पेंटिंग के द्वारा भी सजाया जाता था उस समय पर, और आज भी सजे हुए हैं लेकिन उसमें एंट्री किसी को नहीं मिलता है। हाँ, मतलब ये ऐसा गुफा है ना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादातर रोका टोका जाएगा कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इस प्रकार का। मतलब यदि आप वहाँ पे कभी घूमने के लिए जाओगे तो अलग अलग जगह पर आप देखोगे कि रोक लगा दिया गया है। मतलब बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह वहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि आपके लिए सेफ नहीं है, तो वहाँ पे सरकार उसको बंद कर दिया है।
बस आप देख सकते हैं लेकिन उसमें आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे, द केव्स आर डार्क इनसाइड, बहुत अंदर में अंधेरा होता है, बहुत अंधेरा। अब अंदर में क्या है नहीं आपको पता भी नहीं है उस अंधेरे में, इसीलिए सरकार उसको बैन कर दिया, बोला कि कोई नहीं जाएगा अंदर। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेयर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेज। देखो, मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेयर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेज, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि यदि आप गुफाओं के अंदर जाओगे तो गुफा के अंदर भी आप, गुफा के अंदर जो दीवार है उसके ऊपर भी आपको अलग अलग प्रकार के पेंटिंग देखने को मिलते हैं। अब सवाल है कि सर जब गुफा के अंदर अंधेरा है तो वहाँ पे पेंटिंग कैसे बनाया गया? उस समय पर पेंटिंग बनाया गया मसाल जलाकर। मसाल मतलब थोड़ा बहुत आग जलाकर इंजोरा हुआ, हाँ, वहाँ पे उजाला हुआ और वहाँ पे फिर पेंटिंग बनाए गए। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद the colors were made of plants and minerals which minerals the colors were made of plants and minerals was used for paintings about 1500 years ago। वहाँ पे उस समय पे जो मतलब आज आपको पेंटिंग वगैरह दिखता है अजंता में, वो पेंटिंग बेसिकली मिनरल्स, प्लांट, इन सभी के रंग से बनाए गए हैं और इनका रंग जो इस्तेमाल होता था वो आज से 1500 साल पहले होता था, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो उस समय के जो गुफा थे, गुफा के अंदर जो पेंटिंग बना हुआ होता था अक्सर, वो पेंटिंग में जो कलर किया रहता था वो कलर उस समय पर तैयार किया जाता था प्लांट से, मिनरल से, और वो आज हम लोग जब पता लगा रहे हैं तो आज से वो कितना साल पुराना है? 1500 साल, मतलब 1500 साल पुराना वो सब पेंटिंग है। उसमें जो कलर इस्तेमाल हुआ है वो भी 1500 साल पुराना ही है, ठीक है। चलिए, ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, मतलब किताबों की दुनिया। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग पहले बात करेंगे शिलापदी-करम, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलापदी-करम ये क्या था, जरा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले आप कुछ भी बोल सकते हो, SILAPPADI, शिलापदी-करम बोल सकते हैं आप, ठीक है। आगे क्या था ये, जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फेमस तमिल एपिक, ये बहुत ही ज्यादा फेमस तमिल एपिक था। तमिल एपिक का मतलब वो तमिल भाषा में लिखा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। रामायण नहीं, बिल्कुल नहीं, रामायण तो अलग चीज है भाई, उसका अलग बात है। तमिल एपिक का मतलब हुआ पहला, एपिक का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो कहानी, थोड़ा लंबा कहानी, ठीक है। हाँ, और तमिल का मतलब हो गया जो कि तमिल भाषा में लिखा गया होगा, यानी कि साउथ इंडिया का ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शिलापदी-करम है ये एक्चुअली एक प्रकार का कहानी है जो कि तमिल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे, इट वॉज कंपोज अराउंड 1800 ईयर्स अगो, ये आज से लगभग 1800 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि ये चीज लगभग आज से 1800 साल पहले ही लिखा गया था, यानी कि ये 1800 साल पुराना कहानी है, ठीक है। आगे, इट वॉज कंपोज बाय अ पोएट नेम्ड इलैंगो, ये जो है एक कवि के द्वारा, मतलब पोएट मतलब जो कविता लिखते हैं उनके द्वारा लिखा गया था, और उन व्यक्ति का नाम था इलैंगो, नहीं इलैंगो, इलैंगो ILANGO, सब चीज़ है इसमें, ठीक है। आगे तो ये कहानी है एक्चुअली साउथ इंडिया का, और इसको लिखा गया था आज से 1800 साल पहले, और लिखने वाले का नाम क्या है? इलैंगो, ठीक है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवालन, ये इसमें ना एक्चुअली कहानी किसके बारे में? एक मर्चेंट के बारे में है। मर्चेंट मतलब जो सामानों को खरीद बिक्री करते हैं ना, उनको हम लोग मर्चेंट कहते हैं। तो कोवालन उस व्यक्ति का नाम था, उन्हीं के बारे में पूरा कहानी है। अब इस कहानी में और क्या इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो उस मर्चेंट का नाम क्या है? कोवालन, जिसके बारे में कहानी लिखा गया है। कोवालन lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi, neglecting his wife कनागी। मतलब ये जो मर्चेंट हैं जिनके बारे में पूरा कहानी है, कोवालन, ये कहाँ रहता है? पुहार में रहता है। पुहार एक जगह है, साउथ इंडिया में पड़ता है।
वहाँ पे ये रहता है और इनको एक महिला से प्यार हो जाता है, ठीक है। हालांकि इनका शादी हो चुका है पहले ही, लेकिन इसके बावजूद इनको एक महिला से प्यार हो जाता है। उस महिला का नाम है माधवी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब ये जो आदमी है जिनका नाम है कोवालन, इनका शादी हो चुका है और ये लोग कहाँ पे रहते हैं, पुहार में रहते हैं, ठीक है। शादी हो चुका है, इसके बावजूद इस व्यक्ति को एक महिला से प्यार हो जाता है, महिला का नाम है माधवी, ठीक है। आगे, ही एंड कनागी, कनागी कौन था बताओ जल्दी जल्दी बताओ। उसका वाइफ, हाँ, उनका वाइफ था। तो वो कोवालन मतलब वो आदमी और उनकी वाइफ लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। ये दोनों मतलब कि वो कोवालन मतलब वो आदमी और उनकी पत्नी कनागी, ये दोनों का दोनों पुहार को छोड़ देते हैं। मतलब कि जहाँ पे ये लोग रहते थे उस जगह को ये लोग छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, मदुरई चले जाते हैं, ठीक है। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। और ये लोग जहाँ जाते हैं, मदुरई जहाँ जाते हैं, वहाँ पे इनको एक गलत इल्जाम में फंसा लिया जाता है। मतलब इनके ऊपर एक गलत आरोप लगा दिया जाता है जानबूझकर कि इन्होंने राजा का ज्वेलरी चोरी किया है, ठीक है। हालांकि इन्होंने एक्चुअली किया नहीं था, लेकिन लोग क्या करते हैं, जानबूझकर इनको फंसा देते हैं, ठीक है। नहीं, ये जो कोवालन था ना, इनको फंसा दिया जाता है। जो ये व्यक्ति था जिनके बारे में पूरा कहानी है, उनको फंसा लिया जाता है। तो कहने का मतलब पूरा कहानी एक बार फिर से समझो। ये जो व्यक्ति है जिनके बारे में पूरा कहानी है, उनका नाम क्या है, कोवालन, ठीक है। ये और इनकी पत्नी का नाम था कनागी, ठीक है। ये लोग कहाँ रहते थे, पुहार में रहते थे। इनका शादी हो चुका था, इसके बावजूद इनको एक महिला से प्यार हो जाता है, महिला का नाम था माधवी, ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर ये इनकी पत्नी जो कनागी जिनका नाम था, ये दोनों पुहार को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, मदुरई में रहने चले जाते हैं। और मदुरई जैसे ये पहुँचते हैं, कुछ दिनों के बाद इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है झूठ मूठ का कि कोवालन ने पांड्या किंग का, मतलब राजा का नाम है, पांड्या किंग का ज्वेलरी चुरा लिया है। हालांकि इन्होंने चुराया नहीं था, लेकिन गलत इल्जाम लगा दिया जाता है कि इन्होंने ज्वेलरी चुरा लिया है, मतलब गहने जेवर चुरा लिए हैं। द किंग सेंटेंस्ड कोवालन टू डेथ। अब राजा को जब पता चला तो उनको पेश किया गया सामने और कोवालन को फांसी का सजा सुना दिया। इससे कोवालन को क्या मिल गया, फांसी मिल गया और उनको फांसी पर लटका के जान से मार दिया गया, ठीक है। क्या सही में उन्होंने चुराया था ज्वेलरी? नहीं, गलत तरीके से फंसाया गया उनको। कनागी हु स्टिल लव्ड हिम, उनका डेथ हो गया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी कनागी, वो अभी भी उनसे प्यार करती हैं। बिल्कुल भाई, पति है तो पति से प्यार कैसे कम हो सकता है, समझ आ रही है बात। मतलब इनके पति को गलत इल्जाम में ठहरा के फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन ये अभी भी अपने पति से प्यार करती हैं, ठीक है। आगे, शी वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस। इनको बहुत गुस्सा आया, किसके ऊपर, राजा के ऊपर, कि हमारे पति ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, ज्वेलरी चुराया भी नहीं था और उनको फांसी का सजा दे दिया गया। तो इनको बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि इनके पति अब नहीं रहे। दूसरा, इनको गुस्सा इस बात का आया कि जानबूझकर फंसाया गया इनको और इनको फांसी पे लटका दिया गया। मतलब इनको दुख भी है और गुस्सा भी है। दुख इस बात का है कि इनका पति अब नहीं रहा, और गुस्सा इस बात का है कि गलत तरीके से फंसा दिया गया और उनको फांसी पे लटका दिया गया। ये गुस्से में क्या करती हैं, सी डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई। एकदम पूरे गुस्से में ये पूरा शहर को ही बर्बाद कर देती है, मदुरई को। ये इस कहानी में यही चीज लिखा हुआ था। अच्छा बताओ, इन्होंने पूरे मदुरई को बर्बाद क्यों किया, मतलब पूरे मदुरई में ये तबाही मचा दी क्यों? इसलिए क्योंकि इनके पति को जानबूझकर फांसी पर लटकाया गया। क्या उन्होंने अपराध किया था सही में? नहीं किया था, कोई डाउट इसमें? तो ये कहानी था। इसी में हम लोगों को एक चीज़ और पढ़ना है, मनी मैकालाई। ये क्या था? नाम अजीब है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अजीब है क्योंकि किधर का नाम है ये? साउथ इंडिया का है, तमिलनाडु तरफ का है, तो वहाँ का नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत तो होता है, लेकिन आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इट इज़ अ तमिल एपिक, ये भी एक तमिल में लिखा हुआ कहानी है, ठीक है। मतलब ये भी मनी मैकालाई जो है, ये भी एक तमिल में लिखा हुआ कहानी है। इट वॉज कंपोज अराउंड 1400 ईयर्स अगो। ये कहानी जो आज से 1400 साल
पहले लिखा गया था। ठीक है, इट वॉज कंपोज्ड बाय सतानर। इस कहानी को लिखने वाले का नाम क्या था? सतानर नाम था। ठीक है, आगे, इट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवालन एंड माधवी। चलिए अब आप बताओ, इस कहानी में जिक्र किया गया है कोवालन के डॉटर, मतलब कि कोवालन जिसको फांसी दिया गया, उनकी बेटी के बारे में है और माधवी के बारे में। अब बताओ ये माधवी कौन थी? ये वही महिला थी जिनको कोवालन से क्या हुआ था? प्यार हुआ था। तो ये लेकिन उनका शादी तो कनानी से हुआ था। हाँ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुन मारिए बात, मतलब कोवालन का विवाह कनागी से हुआ था, वो तो वहां पे समझ में आ गया हम लोगों को। लेकिन इस वाले कहानी में किसके किसके बारे में जिक्र हुआ है? कोवालन के बेटी और माधवी के बारे में जिक्र हुआ है। तो कोवालन का बेटी, उनके बारे में जिक्र हुआ है इस कहानी में। और माधवी वो महिला थी जिनको कोवालन को क्या हो जाता, उससे प्यार हो जाता है। ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था ना, कोई डाउट इसमें? तो ये भी हम लोगों का खत्म हुआ टॉपिक। अगला है हमारा रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। इस वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और नए टॉपिक पे पहुंच चुके हैं आज, और टॉपिक का नाम है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करेंगे पुराने ज़माने के पुराने कहानियों को किस तरीके से समेट के रखा गया, जिसको हम लोग आज भी पढ़ पा रहे हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रामायण, महाभारत, ये सब जो कहानी है ये बहुत लंबे समय का है, और उतने लंबे समय का कहानी रखा गया समेट कर अच्छे तरीके से, तब जाकर हम लोग उनको आज डिस्कस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। कई सारे रामायण के ऊपर सीरियल बन चुके हैं, कई सारे महाभारत के ऊपर सीरियल बन चुके हैं, है ना। ये सब क्यों बन पाया? क्योंकि हमारे पास रामायण लिखा हुआ था, महाभारत भी लिखा हुआ था, बस उसी को एक पिक्चर के रूप में दर्शा दिया गया है ना। तो इस टॉपिक का जो मतलब है हमारा वो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। इसका मतलब हुआ कि पुराने ज़माने के कहानियों को किस तरीके से लिखा गया, किस तरीके से उसको संभाल कर रखा गया कि उसको हम लोग आज तक पढ़ पाते हैं, वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पुरानाज के बारे में, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पुराण। क्या बोलते हैं? पुराण। पुराण का मतलब होता है ऐसे किताब, ऐसे ग्रंथ जिसमें बहुत पुराने बातों के बारे में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं महाभारत, आप बोल सकते हैं, आप रामायण बोल सकते हैं। ये सब क्या है? पुराण है, मतलब बहुत पुराने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिटरली पुराना मीन्स ओल्ड। पुराना का मतलब ही होता है क्या? ओल्ड, यानी कि पुराना है, ये बहुत पिछले समय का है। तो पुराण बोला जाता है एक्चुअली हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरानाज बोलते हैं। तो इसका मतलब ही होता है इंग्लिश में ओल्ड, मतलब कि जो कि बहुत लंबे समय क्या है? पुराने वाले सामान है, उसी को हम लोग कहते हैं पुरानाज। The Puranas contain stories about gods and goddesses such as विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती। तो ये जो पुराण होते थे, जो पुराने मतलब बहुत लंबे समय का जो लिखा हुआ किताब है, उस पुराण में, उस किताब में देवी देवताओं हर किसी के बारे में लिखा हुआ रहता था। जैसे बात करें हम लोग तो ज़्यादातर भगवान के बारे में लिखा रहता था, जैसे विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, फिर से पार्वती जी हो गए। इन सभी देवी देवताओं के बारे में पुराण में लिखा हुआ रहता था। और आज भी यदि आप पुराण को पढ़ोगे, इस प्रकार की किताबों को पढ़ोगे, तो ज़्यादातर आपको भगवान के बारे में ही उसमें लिखा हुआ मिलेगा, और मिलता भी है। ठीक है, आगे, पुराणाज ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वेयर टू बी वर्शिप्ड। यहाँ तक के पुराण में ये भी लिखा हुआ रहता था कि देवी देवताओं को किस तरीके से पूजा जाना चाहिए, है ना। मतलब देवी देवताओं को यदि खुश करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो किस तरीके से पूजा पाठ किया जाए कि वो हमारे प्रार्थना से क्या हो जाए? खुश हो जाए, है ना। ये सब भी उसमें लिखा हुआ रहता था। आगे, पुराणाज ऑल्सो कंटेन अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। यहाँ तक के पुराण में ये भी लिखा हुआ रहता था कि इस दुनिया का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरीके से इस दुनिया पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया, कब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, कैसे ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये सब का सब पुराण के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के महान राजाओं के बारे में भी लिखा हुआ है। सर ये पुराण लिखता कौन था? उस समय के लोग,
मतलब अब आपके मन में सवाल बिल्कुल सही आपने पूछा कि सर ये पुराण उस समय पे लिखता कौन था। उस समय के ज़माने में जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि लोग, वो लोग लिखा करते थे। समझ में आ रही है बात। आज तो सबको ही पढ़ा लिखा है, लगभग 90% लोग हमारे जैसे आसपास देखते हैं तो क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। उस समय पर बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, तो जो लोग पढ़ लिख सकते थे वही लोग पुराण वगैरह ये सब लिखा करते थे। ठीक है, और जो पढ़ लिख नहीं सकते तो उनको बोल बोल के सुनाया जाता था कहानी के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पुराण में भगवान के बारे में, मतलब देवी के बारे में, देवताओं के बारे में, उसी प्रकार से पुराण के अंदर राजाओं के बारे में भी लिखा रहता था। पुराण के अंदर ये भी लिखा रहता था कि भगवान का पूजा कैसे करना है, ये सब भी उसमें लिखा हुआ रहता था। यहाँ तक कि पुराण में तो ये भी लिखा हुआ था कि इस दुनिया का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरीके से दुनिया बना, किस तरीके से लोगों ने पृथ्वी पर रहना स्टार्ट किया, सब कुछ पुराण में लिखा हुआ रहता था। ये चीज़ हम लोग आज भी पढ़ सकते हैं। मतलब यदि आपको पुराण पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप मार्केट में जाइए, आप अच्छा सा पुराण खरीद के लेके आइए और उसको बैठ के पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आगे, द पुराणाज वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। चूंकि ये बहुत लंबे लंबे पुराने समय का ये लिखा हुआ है पुराण, तो किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको संस्कृत आज पढ़ने नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि उनका ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में भी हो चुका है, यहाँ तक कि मराठी गुजराती अलग अलग लैंग्वेज में भी हो चुका है। ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हैं। पुराणाज वे आर हियर्ड बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वोमेन एंड शूद्राज हु वे नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। देखो ये जो पुराण है ये हर आदमी तो पढ़ नहीं सकता था, समझेगा ध्यान से। पुराण को हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता था क्योंकि उस समय पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, लेकिन जो पढ़ नहीं पाता था ना उनको बोल बोल कर सुनाया जाता था। जैसे मान लो कि हम पढ़े लिखे हुए हैं, हम पुराण को पढ़ सकते हैं, और मेरे सामने ऐसे 10 लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पुराण को पढ़ पढ़ के उनको सुनाएंगे। वो पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो उस समय पे जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनको सुनाया जाता था कि पुराण में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से पूजा करना है, किस तरीके से भगवान को खुश करना है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनको बोल बोल के सुनाया जाता था पुराण को। ठीक है, आगे यहाँ तक कि महिलाएं और शूद्र, महिलाओं और शूद्र को, शूद्र का मतलब होता था उस समय पे लोअर लोग, मतलब जो छोटे लोग होते थे ना उस समय के लोअर कास्ट के लोग, उनको शूद्र कहा जाता था। तो उनको और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार उस समय पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग सुनते थे, दूसरों के मुंह से पुराण के बारे में सुनते थे। पढ़ तो नहीं सकते थे लेकिन सुन तो सकते थे ना, तो ये लोग सुना करते थे। द पुराणाज वर रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट्स एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। ज़्यादातर पुराण का जिक्र कहाँ पे होता था, मंदिरों में, क्योंकि उसमें किसके बारे में लिखा रहता था, जब ज़्यादातर देवी देवताओं के बारे में। तो पुजारी लोग जो थे, पंडित लोग जो थे, वो लोग मंदिरों में इनका पाठ करते थे और सारे लोग जाके वहाँ पे बैठ के उसको सुनते थे। ऐसे हमारे यहाँ पे भी आज होता है ना, ऐसे जैसे कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और हम लोग बैठ के चुपचाप सुनते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ उस समय पे भी था, ये चीज़ आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पुराण के बारे में ज़्यादा जिक्र होता था कहाँ पे, मंदिरों में जिक्र होता था उनका, और लोग वहाँ पे जाते थे, पंडित जी को सुनते थे अच्छी तरीके से, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ये सब कुछ उस समय पर चलता था। इट वॉज कंपोज बाय व्यास। व्यास एक बहुत महान व्यक्ति का नाम है, हाँ, उस समय के वो, उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के पुराणों को लिखा है, मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रंथ को उन्होंने, अलग अलग किताबों को लिखा है, जो कि आज भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको अलग अलग भाषा में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जो पुराण के बारे में लिखे गए, मतलब पुराण को जिन्होंने ज़्यादातर लिखा है उनमें एक हमारे व्यास जी भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किए हुए, मतलब इनके द्वारा बहुत सारे अलग अलग चीज़ लिखे गए हैं जिनको आप आज पढ़ोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है महाभारत। चलिए थोड़ा सा हम लोग महाभारत के बारे में जान लेते हैं कि आखिर महाभारत में क्या था। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत रामायण के बारे में भी। हालांकि महाभारत में क्या हुआ था ये हम लोग को हल्का फुल्का पता भी है, रामायण में भी क्या हुआ था ये भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि नहीं। मतलब हालांकि कुछ लोगों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपने थोड़ा बहुत तो रामायण के बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत तो महाभारत के बारे में आपने सुना होगा, है कि नहीं, टीवी में या फिर न्यूज़ में या फिर कहीं पे आपने पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा हम लोग महाभारत और रामायण दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फाउट बिटवीन द कौरव्स एंड पांडव्स हु वेर कजिन्स। ये सबको पता है, महाभारत का युद्ध जो है वो कौरव और पांडव के बीच में लड़ा गया था, और ये दोनों के दोनों क्या थे,
कौरव और पांडव ये सब क्या थे? कजिन थे, मतलब भाई ही थे ये लोग। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? ये लोग कजिन थे। आगे, दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कोरोश एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुरा। एक्चुअली लड़ाई किस चीज को लेकर था पता है? बताओ जल्दी। राजा बनने का लड़ाई था यहाँ पे, कि आखिर ये हस्तिनापुर किसके अंदर में आएगा, मतलब यहाँ का राजा कौन बनेगा, इस चीज को लेकर लड़ाई था। पांडव बोलता था कि हमारे तरफ से बनेंगे, कौरव बोलते थे हम लोग बनेंगे यहाँ का राजा हस्तिनापुर का। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे महाभारत छिड़ा था। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रिटन डाउन अबाउट 1500 ईयर्स अगो, और ये कब? आज से लगभग 1500 साल पहले लिखा गया था महाभारत को। 1500 साल पहले का ये कहानी है, सोच लो, बहुत बड़ी बात है। इट वॉज कंपोज बाय व्यास, और इस महाभारत को लिखने में किनका हाथ था? व्यास जी का था। इसीलिए हमने कहा कि व्यास जी एक बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, मतलब इनके द्वारा बहुत सारे अलग अलग किताबों को लिखा गया है, जो कि आज भी मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे, द भगवत गीता वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत, मतलब कि भगवत गीता जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, मतलब जो हिंदू के लोग ज़्यादातर उनको प्रेफर करते हैं, वो भी महाभारत में जिक्र किया गया है। मतलब यदि आप महाभारत पढ़ लेते हैं तो आप एक तरीके से भगवत गीता भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब कुछ इसमें मिक्स है। महाभारत यदि आप पढ़ लेंगे तो पूरा आपको कहानी पता चल जाएगा कि आखिर महाभारत में हुआ क्या था, A to Z कहानी इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये कहानी हुआ महाभारत के बारे में। अगला है हमारा रामायण के बारे में, और हम ये भी मान के चलते हैं कि रामायण भी आप लोगों ने बहुत हद तक देखा होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा तो रामायण का चर्चा तब और चल गया जब लॉकडाउन लगा था, है कि नहीं। लॉकडाउन के समय में डेली रामायण चलता था टीवी पे, आप लोगों ने शायद देखा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रामायण इज अबाउट रामा। रामायण में सबसे बड़ा रोल जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो किनका? राम जी का, है ना। हालांकि हैं तो उसमें सीता जी भी, लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, रावण भी हैं, सब कोई है उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा रोल उसमें प्ले करते हुए कौन दिखे? राम जी, इसीलिए नाम पड़ा रामायण। ठीक है, आगे, रामा, रामा मतलब राम, अ प्रिंस ऑफ कौशला, मतलब ये एक्चुअली कौन थे पता है? एक प्रिंस थे, राजा थे ये, सबको पता है। मतलब जैसा कि हम लोगों ने महाभारत में देखा है, मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है रामायण, उसमें हम लोगों को क्या पता चला है कि राम कौन थे? एक राजा थे एक्चुअली। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे, रामा वाज सेंट इनटू एग्जाइल। इनको जो है ना, हालांकि यहाँ पे ये बोला गया है कि इनको निकाल दिया गया था, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनको वनवास हुआ था। समझ में आ रही है बात? कितने साल के लिए? 14 साल के लिए, बिल्कुल। मतलब इनको 14 साल के लिए वनवास हुआ था, और ये 14 साल तक जंगलों में ही रहे थे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे, रामाज वाइफ सीता वाज एब्डक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम्ड रावण। तो राम जी की जो पत्नी थी, इनका नाम क्या है? सीता जी, इनका हरण कर लिया गया था। किनके द्वारा? रावण के द्वारा। और ये रावण कहाँ का राजा था? लंका का। और इसी लंका को आज हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। सुन रही है बात? तो ये हम लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। बचपन से हमारे घरों में रामायण चलता था, महाभारत चलता था, तो ये सब चीज़ हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। तो अच्छा, यदि मान लीजिए एग्जाम में आ जाए महाभारत के बारे में लिखो, रामायण के बारे में लिखो, तो क्या आप इसको याद करके लिखने वाले हो? नहीं, आपको कहानी पता है क्या हुआ था, उसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हिज वाइफ बैक। तो राम जी क्या करते हैं? एक लड़ाई लड़ते हैं रावण से अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, जो कि रावण उठा के लेके चले गए थे। हम लोगों को ये सब पता है। आगे, रामा वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशला। नहीं समझ आया? फिर से समझिए। जब एक बार राम जी ने रावण को मार दिया, तो फिर वो अपनी पत्नी यानी कि सीता जी को लेकर वापस कहाँ आ गए? अयोध्या आ गए। समझ में आ रही है बात? ये जगह का नाम था कौशला, ध्यान रखिएगा। नहीं, सुनो, रामा वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या
द कैपिटल ऑफ कोसाला। कोसाला पूरे जगह का नाम था और कोसाला का राजधानी कहाँ था? अयोध्या। मतलब ऐसे आप इसको ऐसे समझो, हमारा ये पूरा बिहार कहला गया कोसाला, ठीक है, और पटना कहला गया अयोध्या, ऐसे समझ लो आप। कहने का मतलब ये हुआ जो कोसाला था ये बहुत बड़ा इलाका था, इसी इलाका के अंदर एक छोटा सा हमारा जगह था जिसका नाम क्या था? अयोध्या। नहीं, अब तो नाम बहुत बदल गया इन सबका, ठीक है। तो पहले जगह का नाम था कोसाला और कोसाला की जो राजधानी थी, मतलब जो कैपिटल था, वो क्या था? अयोध्या। हाँ, अयोध्या तो है अभी भी, ठीक है। तो ये सब चीज उस समय पर रामायण में हुआ और आज भी हम लोग इनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे तो राम जी ने रावण को मारा और अपनी पत्नी सीता जी को वापस लेकर अयोध्या आ गए, ठीक है, 14 साल के बाद। लेकिन उसके बाद इट वॉज कंपोज बाय वाल्मीकि। रामायण को लिखने वाले का नाम क्या था? वाल्मीकि नाम था, ठीक है। तो याद रखिएगा, महाभारत को लिखने वाले का नाम व्यास और रामायण को लिखने वाले का नाम वाल्मीकि जी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इस वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार के कहानियों को लोग सुनाते थे या फिर सुनते थे, यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि पुराने ज़माने में किस किस प्रकार का कहानी चलता था, किस किस प्रकार के लोग कहानी सुनते थे और लोग किस किस प्रकार की कहानी को पसंद भी करते थे। यही सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग्स एंड परफॉर्म्ड प्लेज। मतलब जो आम आदमी होता था, बहुत आज से बहुत समय पहले का आम आदमी भी कहानी सुनाता था, कहानी वो लिखते भी थे, कविता भी लिखते थे, गाना भी लिखते थे, यहाँ तक कि वो लोग नाटक भी करते थे। नाटक मतलब जो हम लोग स्टेज पे करते हैं ना, वो चीज़ समझ आ रही है बात। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आम आदमी भी कहानी लिखता था, गाता था, सुनाता था, कविता, गाना, है ना, ये सब नाटक वगैरह ये सब भी ये लोग किया करते थे। आगे द जटाकाज एंड द पंचतंत्र वेयर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। ये दो ऐसे किताब हैं, जटाकाज और पंचतंत्र, जिसमें बहुत सारे कहानी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब आज भी पंचतंत्र और जटाकाज का जो किताब है मार्केट में मिल जाता है। इसको यदि आप पढ़ोगे तो इसमें आपको बच्चा वाला भी कहानी मिलेगा और बूढ़ा वाला भी कहानी मिलेगा। मतलब हर प्रकार का कहानी इसमें आपको, कहानी, कविता, ये सब मिल जाता है और अच्छे अच्छे कहानी है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। और ये जटाका हो गया, पंचतंत्र हो गया, ये सब कविता जो है, मतलब ये सब जो किताब है इसी समय के आसपास लिखा गया था, मतलब आज से बहुत समय पहले। स्टोरीज फ्रॉम द जटाकाज वेयर शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपाज एंड इन पेंटिंग्स इन अजंता। मतलब जटाका क्या एक्चुअली किताब है, पंचतंत्र क्या है, किताब है। तो जटाका जो किताब है हमारा, उसके अंदर जो कहानी है, कुछ कुछ कहानी उसका हम लोगों को स्तूप के रेलिंग पे दिखता है, कुछ कुछ उसका कहानी जो है वो अजंता के पेंटिंग्स पे भी दिख जाता है। कहने का मतलब जो बुकों में कहानी लिखे गए हैं, स्टोरी लिखे गए हैं, इतने अच्छे कहानी है, इतने अच्छे स्टोरी हैं कि उनको स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग बना हुआ होता था उस रेलिंग पे भी लिखे जाते थे। समझ में आ रही है बात। यहाँ तक कि अजंता के पेंटिंग्स पे भी कहानियों को लिख देते थे लोग, ताकि जो पढ़ सकता है वो पढ़ सके और एंजॉय कर सके, है ना, मनोरंजन कर सके अपना। तो अलग अलग तरीके से कहानी को लिखने का तरीका था उस समय पर। अगला टॉपिक है हमारा राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब बहुत सारे ऐसे भी किताब थे जो किताब साइंस के ऊपर लिखा गया था उस समय पर। अब ऐसा मत समझना कि केवल उस समय पर किताब जो है ना कहानी के होते थे, कविता के होते थे, नाटक के होते थे, नहीं, साइंस के भी किताब होते थे उस समय पर। मतलब हम लोग साइंस में भी अच्छे खासे थे उस समय पर। समझ में आ रही है बात। जैसे देखो वरम हीरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य were some mathematicians and astronomers who made several discoveries। जैसे वरामीरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य,
ये ऐसे लोग थे उस समय के, महान लोग थे, जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिस्कवरी किए थे। मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में इन्होंने खोज किया था, खास करके मैथमेटिक्स की दुनिया में और साइंस की दुनिया में। तो ये सब बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी थे, मतलब बहुत अच्छा खासा इन लोगों के पास मैथ का नॉलेज भी होता था। साथ ही साथ ये लोग एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब बताओ जल्दी। हाँ स्पेस के बारे में। हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोनॉमर का मतलब वो ऐसे व्यक्ति जो कि स्पेस के बारे में अच्छा खासा खबर रखता है कि यहाँ से चंद्रमा कितना दूर है, चंद्रमा कैसे घूमता है, सूरज कितना दूर है, उससे इतना ज़्यादा हीट कैसे निकलता है, सब कुछ उन लोगों को ये सब पता होता था। तो कहने का मतलब उस समय पर हमारे पास, मतलब हमारे भारत में अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, तो अच्छे अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे जो अच्छा खासा नॉलेज अपने पास हमेशा रखते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग आर्यभट्ट के बारे में। ये क्या था भाई, देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट ये एक्चुअली एक आदमी का नाम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कई बार। आर्यभट्ट वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ये एक मैथमेटिशियन थे, मतलब इनके पास मैथ का बहुत तगड़ा नॉलेज था, और ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, मतलब इनको स्पेस के बारे में, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज रहता था हमेशा। बहुत मस्त आदमी थे, और इनके बारे में हम लोग आज भी पढ़ते हैं। आगे, ही रोट अ बुक इन संस्कृत नॉन एज द आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम मतलब इन्होंने संस्कृत भाषा में अपना किताब लिखा था, किताब का नाम था आर्यभट्टियम। ये किताब आज भी मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। संस्कृत में नहीं, आपको आज हिंदी में ये मिल जाएगा, क्योंकि उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया गया है। ठीक है, आगे, ही स्टडीड द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। इन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं, मतलब मार्स और जुपिटर, जो भी अलग अलग प्लैनेट हैं, वो किस तरीके से मूव करते हैं, ये इन्होंने पता लगा लिया था। एंड एक्सप्लेन्ड दैट द डे एंड नाइट वेर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ तक कि इन्होंने हम लोगों को ये भी बता दिया था कि दिन और रात कैसे होता है, मतलब धरती किस तरीके से घूमता है अपने एक्सिस पर, धरती के घूमने के वजह से किस तरीके से दिन और रात होता है, प्लैनेट किस तरीके से घूमता है, ये सब का सब इन्होंने हम लोगों को बता दिया था। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लोग कौन थे, महान व्यक्ति थे, है कि नहीं। उस समय पर आप जरा इमेजिन करो कि उस समय पर हमारे पास किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी से हम लोग उस समय पर बहुत दूर थे। इसके बावजूद इन लोगों ने इतना अच्छा खासा नॉलेज हम लोगों को साइंस के बारे में, मैथ के बारे में दिया, देश दुनिया के बारे में दिया, तो बहुत बड़ी बात है ना। इन लोगों को पता कैसे चला होगा? ये लोग बहुत रिसर्च करते थे इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत रिसर्च करते थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को पढ़ते थे ये लोग, तब जाकर पता चलता था। जैसे आज हम लोग किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे तो क्या करेंगे, क्या ऐसे पता चल जाएगा, नहीं, उसके बारे में खोजेंगे, ढूंढेंगे, तब पता चलेगा। ये लोग कहाँ से ढूंढते रहे? अलग अलग प्रकार के सोर्स थे इनके पास। सोर्स कहने का मतलब हो गया, ये लोग बहुत अलग अलग प्रकार के, जैसे ये लोग थे, तो इससे पहले भी तो लोग कुछ रहे होंगे ना, जो कुछ लिख के चले गए, इन्होंने पता लगाया, खोजा, कनेक्ट किया, चीज़ों को रिलेट किया, तब जाकर इन्होंने बता दिया। मतलब ये लोग थे तो इनके पहले भी लोग थे सर, जिन्होंने कुछ लिख दिया, पूरा नहीं कर पाए, तो इन लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा, तो इन्होंने आइडिया लगाया, तो ये लोग आगे बढ़ गए। बोलो। ये अंग्रेज के आने से अरे अंग्रेज के आने से बहुत पहले के बारे में बात हो रहा है भाई, बहुत पहले। अंग्रेज कुछ गए हुए यहाँ से अभी 80 साल भी नहीं हुआ है, समझ रहे बात को। मतलब अंग्रेज ने जब भारत छोड़ा, उस समय से लेकर अभी तक के समय में 80 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये तो हम लोग आज से हजारों हजार साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। अंग्रेज का यहाँ पे कहानी नहीं है, वो बहुत बात का कहानी है। आगे, तो इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोगों को बताया भी था। आगे, ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सेस। यहाँ तक कि इन्होंने हम लोगों को यही बता दिया था कि इक्लिप्स कैसे काम करता है, मतलब ग्रहण कैसे लगता है। जैसे हम लोग कई बोलते हैं ना, कई बार ग्रहण लगा है आज, घर से बाहर मत निकलना, ये मत करना, वो मत करना, कोई काम अलग उटपटांग मत करना, ग्रहण लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो ग्रहण क्यों लगता है और कैसे लगता है, कब कब लगता है, ये भी इन्होंने हम लोगों को बता दिया था। सोचो, जो चीज़ आज हम लोग अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं, ये बिना टेक्नोलॉजी के बता दिए थे, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा ऐसा माइंड लाखों लाख साल में एक बार जन्म लेता है, बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक है, आगे, ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब किसी भी प्रकार के सर्कल के यदि बाउंड्री को आपको नापना हो, पेरीमीटर यदि निकालना हो, तो कैसे पता करेंगे, ये इन्होंने बता दिया था। कहने का मतलब हुआ, यदि आपके पास एक सर्कल है, तो उस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है
वो आप कैसे पता करोगे, ये चीज इन्होंने बता दिया था। बहुत बड़ी बात है ये, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत में भी इस प्रकार के व्यक्ति ने जन्म लिया है, एकदम बहुत महान व्यक्ति। आगे बात करते हैं, चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट में सम इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़, MCQ वगैरह में सब चीज़ कई बार आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा आपको मार्क्स दिलवा सकता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, एक बार देख लेते हैं। पहला है बिगिनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग, मतलब कि स्तूपा का बनने का जो शुरुआत है वो कब से हुआ था? आज से 2300 साल पहले। इसका मतलब है कि स्तूप जो आज हम लोग देखते हैं ये आज का दिन नहीं है, ये आज से 2300 साल पहले का दिन है, मतलब उस समय से स्तूप बनते आ रहे हैं। अमरावती, अमरावती एक जगह का नाम था, याद करो, ये कब हुआ करता था? आज से लगभग 2000 साल पहले। कालिदास, कालिदास आज से कितने समय पहले हुआ करते थे भाई हमारे पास? कालिदास एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के कविताएं हम लोगों को लिख के दी हैं, ठीक है। आज से 1600 साल पहले कालिदास का ये टाइम है, मतलब उस समय पे हमारे पास थे, अब नहीं हमारे पास। आगे आयरन पिलर, टेम्पल एट विटरगांव, पेंटिंग्स एट अजंता, आर्यभट्ट, ये सब के सब आज से कितने समय पहले थे? 1500 साल पहले, यानी कि 1500 साल पहले ये सब हमारे पास थे, ठीक है। हालांकि आयरन पिलर तो आज भी हैं, यदि आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे आपको ये आज भी दिख जाएगा। अलग अलग प्रकार के मंदिर जो समय पर बने थे वो मंदिर आज भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब कितना साल पुराना है? 1500 साल पुराना है, ये कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। आगे दुर्गा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल आज से कितने समय पहले बनता था? 1400 साल, ठीक है, 1400 ईयर्स अगो। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक, और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ, और चैप्टर के साथ पूरा का पूरा क्लास 6 का जो आपका हिस्ट्री का बुक था वो भी हम लोगों ने आज फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो अब ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले बताइए कि क्या इस पूरे क्लास 6 के हिस्ट्री में कोई दिक्कत, समझ में आया सब कुछ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों के लिए एक नोटिस ये है कि इस पूरे क्लास 6 के हिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो बेझिझक एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में कुछ और नए सब्जेक्ट के साथ, जैसे हमारे पास अभी मैथ भी है, साइंस भी है, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कहीं पर किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।